ये है वक्त मीडिया पेशा खिदमत हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली में जश्न अदब के 4th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल में कुछ खास टॉपिक पर डिबेट और डिस्कशन के खास वीडियो। जश्न अदब के इस 4th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल में रोल ऑफ नॉन मुस्लिम इन प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर बहुत ज़बरदस्त टॉपिक था, जिसपे बहुत लोग जो आए थे उन्हें बहुत कुछ जानने को मिलता। लेकिन जिन लोगों को इस पे बोलना था, खासतौर पे जैसे ललित कुमार साहब जो कविता कोच चलाते हैं इंटरनेट पे, वो भी बोले कि ये टॉपिक अच्छा नहीं है। जी हाँ, फिर भी उन्होंने कुछ कहा। उसके बाद उनकी बात का जवाब दिया कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब ने, जो जश्न अदब के सेक्रेटरी। ये वीडियो आप देखेंगे, लेकिन पहले जेंगो बनाने की बात सुनिए 40 सेकंड में। 60 साल के बूढ़े या 16 साल के जवान, आप सबके लिए है जेंगो बनाना का ये पैगाम। आज ही अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें जेंगो बनाना। जी हां, जेंगो बनाना गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें। लिखें JANGOBANANA और खेलें अंताक्षरी अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। दुनिया के किसी भी कोने से कभी भी सुने सुनाए फिल्मी गीत और मजा लीजिए रोमांटिक सेट और फनी शायरी का। साथ ही जोक्स और भी बहुत से नए गेम्स आपका इंतजार कर रहे हैं जेंगो बनाना पर। ललित कुमार साहब पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उन्होंने यूनाइटेड नेशन के लिए भी अपनी खदमात दी। उसी दौरान उन्हें गवर्नमेंट ऑफ स्कॉटलैंड से इंटरनेशनल स्कॉलरशिप से नवाजा गया। हिंदी और उर्दू शायरी से उनकी रग़बत ने उन्हें कविता कोश का बानी बना दिया। कविता कोश की मकबूलियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तकरीबन 2 लाख पोइट्री लवर्स हर माह इस वेबसाइट पर विजिट करते हैं, इस शेर के साथ कि हम पर्वतों से लड़ते रहे और चंद लोग, हम पर्वतों से लड़ते रहे और चंद लोग गीली ज़मीन खोद के फरहाद हो गए। मैं उनसे इल्तमास करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं, अपने तजुर्बात की रोशनी से इस बज़्म को मुनव्वर करें। जनाब ललित साहब। शुक्रिया। सभी को मेरा नमस्कार। जिस बात को मैं सबसे पहले कहना चाहता था, मुझे खुशी है कि वो बात पहले ही कह दी गई थी। रक्षांदा जी ने कहा, खाना प्रसाद जी ने कहा, फरद साहब ने भी उसको कुछ हद तक तो माना ही है। यकीनन इस सेशन का जो टॉपिक है वो बिल्कुल अच्छा नहीं। आज सुबह मैंने फेसबुक पर इसके बारे में लिखा कि आज मैं जश्न अदब में इस तरह के एक सेशन में पार्टिसिपेट करूंगा। तो अच्छा लगा मुझे कि बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए और सभी ने कहा कि किसी भी ज़ुबान को धर्म से जोड़ना अच्छा नहीं होता। धर्म का और भाषा का कोई संबंध नहीं होता। भाषा बहुत हुआ तो देश काल से संबंधित होती है, जगह से संबंधित होती है, समय से संबंधित होती है, लेकिन उसका धर्म से संबंध नहीं होता। और उस संबंध को जबरन ढूंढना, तो उसके बारे में बाकायदा चर्चा करके उस संबंध को ढूंढना, या अगर कहीं थोड़ी बहुत एक खाई है, उस खाई को और ज्यादा मजबूत करना, ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। तो शुरुआत में मैंने सोचा था, जब मैंने इस सेशन के टॉपिक को पढ़ा, कि मैं शायद इसमें पार्टिसिपेट ना करूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि जो मुझे कहना है, अगर मैं नहीं कहूँगा तो कौन कहेगा। पर खुशी की बात यह है कि और भी लोग हैं जिन्होंने इसी बात को सामने रखा। बहरहाल एक और बात ये है कि हमें, देखिए मैं कोई भाषाविद नहीं हूँ, पहले बता दूँ, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उर्दू है क्या, हम किस चीज़ को उर्दू कहते हैं। जब तक हम उसको परिभाषित नहीं करेंगे, जब तक हम उसको डिफाइन नहीं करेंगे, तब तक इस तरह के किसी भी विषय के ऊपर बातचीत करना बेमानी रहेगा। जहाँ तक चीज़, जिस तरह से हम उर्दू को या हिंदी को या हिंदुस्तानी को देखते हैं, जैसा बताया गया कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं उसको एक ग्रेडियंट की तरह देखता हूँ। उसके एक छोर पर अगर संस्कृत है तो दूसरे छोर पर शायद हम पर्शियन को रख सकते हैं, और बीच में बहुत सारी भाषाएं और बोलियां आ जाती हैं। पार्टीशन से पहले उर्दू, हिंदुस्तानी, देलवी, हिंदवी, ये सब एक ही चीजें हुआ करती थी। तो पार्टीशन के बाद ये 2 नाम हो गए। भारत ने हिंदी को पकड़ लिया, पाकिस्तान ने उर्दू को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया, तो नाम बदल गए,
लेकिन इसकी जो शब्दावली है, इसका जो ग्रामर है, वो उसी हिंदुस्तानी से आता है जिसमें कभी कबीर ने कुछ कहा था या मीरा ने कुछ कहा था, खड़ी बोली जिसको हम कहते हैं। तो बेसिकली हिंदुस्तानी एक क्या कहें कि एक डिश है जिसको अलग अलग तरीके से सजाकर परोसा जा सकता है। और उर्दू यूं समझिए कि उसी डिश का एक रूप है, हिंदी भी उसी डिश का एक रूप है। उसको किसी मजहब से जोड़ना या किसी एक खास तबके से जोड़ना दरअसल बाकी तबकों को शायद उससे दूर कर सकता है, शायद ये संभव हो सकता है। ये तमाम पॉलिटिक्स है, राजनीति है, धर्म से हमें भाषा को बिल्कुल नहीं जोड़ के देखना चाहिए। मैं जो कविता कोश प्रोजेक्ट पर जो मैं काम करता हूँ, हमारी एक वॉलेंटियर्स की टीम है, आप में से शायद बहुत से लोगों ने उसको नहीं देखा होगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँ, कविता कोश के अंदर हम हिंदी और उर्दू के अंदर फर्क नहीं करते। तो इसलिए भी मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर बात करने में इसके मायने मुझे समझ में नहीं आते। हम देवनागरी नागरी लिपि के अंदर हम उर्दू गालिब को भी लिखते हैं और हम जयशंकर प्रसाद को भी लिखते हैं। कविता कोश में ऐसा कोई फर्क नहीं है कि ये हिंदी का सेक्शन है या उर्दू का सेक्शन है। और कविता कोश जैसा फरहत साहब जिस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, रेखता, वो बहुत पॉपुलर प्रोजेक्ट है। कविता कोश भी उसी तरह से बहुत पॉपुलर प्रोजेक्ट है। पूरी तरह से देवनागरी में लिखा गया है कविता कोश। लाखों की संख्या में लोग उसको पढ़ते हैं, रोजाना पढ़ते हैं। और उसके अंदर हम मेरी जो टीम है बहुत कंफ्यूज रहती है। कभी कभी हमको समझ नहीं आता, इतनी सारी भाषाएं हैं। ये जो बेल्ट है ना, पाकिस्तान की और उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, बंगाल की तरफ चले जाए तो फिर थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाती है ज़बान। लेकिन ये जो एक कभी कभी मैं इसको एक कढ़ाई की तरह समझता हूँ कि ये एक कढ़ाई है जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए गए थे। मैथिली, भोजपुरी, खड़ी बोली और अंगिका, मगही, ब्रज बोली, राजस्थानी, ये तमाम चीज़ों में जो इसकी शब्दावली है वो बहुत कुछ कॉमन है, बहुत कुछ कॉमन है। आपको खड़ी बोली में उर्दू के शब्द भी मिल जाते हैं, राजस्थानी के शब्द में। कबीर को तो पंचमेल कहा ही गया है कि उनकी जो भाषा थी वो तो पंचमेल की थी ही। कबीर की भाषा में आपको उर्दू, संस्कृत, हिंदी, खड़ी बोली सब कुछ मिलता है। राजस्थानी भी मिलती है, गुजराती तक के शब्द मिल जाते हैं उसमें, कहीं कहीं गुरमुखी के शब्द मिल जाते हैं। तो जिस भाषा की हम बात कर रहे हैं उसका इतिहास भी हमको देखना होगा। इतिहास में वो कभी भी किसी एक धर्म की या किसी एक तबके की भाषा नहीं रही, वो सब हमारी ही भाषा थी, हम ही बोला करते थे। मेरे दादा उर्दू में किताबें पढ़ते थे, उनको हिंदी आती थी पर वो ज़्यादा कंफर्टेबल उर्दू का अखबार पढ़ने या उर्दू की किताब पढ़ने में रहते थे। मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मुझे उर्दू पढ़नी क्यों नहीं आती, जबकि मेरे घर में मेरे दादा उर्दू जानते थे, मेरी दादी उर्दू जानती थी, मुझे क्यों नहीं आती। तो ये भी कहीं ना कहीं हमको जाके सोचना पड़ेगा कि ये जो पॉलिटिकल डिवाइड है जिसको डिस्कस करने के लिए ये एक सेशन बना दिया गया है, कहीं ये उसी पॉलिटिकल डिवाइड की तो देन नहीं कि मुझे उर्दू नहीं आती। हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती थी, हमें हिंदी ही पढ़ाई जाती थी। क्यों नहीं हमको उर्दू की लिपि भी हिंदी की लिपि के साथ लिखनी सिखाइए। जब हम अंग्रेजी और हिंदी दो भाषाएं हिंदी अपने स्कूलों में सीख सकते हैं, तो हम हिंदी और उर्दू क्यों नहीं सीख सकते? जरूर सीख सकते हैं। पर कहीं ना कहीं तो कोई पॉलिटिकल डिवाइड है, और पॉलिटिकल डिवाइड नहीं, और एक्चुअली पॉलिटिकल डिवाइड है जिसको कि रिलीजियस डिवाइड को आधार बनाकर खड़ा किया गया है। तो मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है इसका टाइटल देते वक्त जरूर सोचा जाना चाहिए था कि इसको ऐसा ना रखा जाए। अगर हम इसी डोमेन में किसी बेहतर विषय के बारे में बात करते तो शायद ये इस समय का बेहतर इस्तेमाल होता। शुक्रिया। चले, मैं एक बात अर्ज कर दूं इसको कहते हुए। मैंने प्रोग्राम के आगाज में इस बात को क्लैरिफाई किया था, शायद मैं थोड़ा सा डिले हो गया। ये जो उर्दू
नॉन मुस्लिम जो लिखा गया, हो सकता है कि ये कम्युनिकेट नहीं हुआ प्रॉपरली, हो सकता है कि खामियां रही हों, लेकिन मुझसे बड़ा मुसलमान तो हो ही नहीं सकता। और इसलिए नहीं हो सकता कि जो है मैंने बताया कामना जी थी हमारे उस प्रोग्राम में जिसमें हमने कहा था कि मैंने अस्सलाम वालेकुम कह दिया था तो मेरी एंगेजमेंट तक टूट गई थी। तो ये भी हुआ। तो सिर्फ इस वजह से आप देखें, इस मैंने इदारे रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं, जो इदारे अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो नॉन मुस्लिम इदारे हैं। इसीलिए बहुत से लोग उर्दू के स्पीकर हो सकते हैं, बहुत से लोग हिंदी स्पीकर हो सकते हैं। अगर ये होता तो दूसरे लोग स्पीकर हो सकते थे, ऐसा नहीं था। ये जो इदारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, जिनको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, जिसको मैंने पहले भी बिगनिंग में कहा, उन लोगों ने ये पहल की है। ये सिर्फ इन इदारों के रिस्पेक्ट में बात की जा रही थी। ये डिवाइड, किसी उर्दू और हिंदी का ये डिवीजन नहीं था, कतई तकसीम नहीं किया जा सकता। इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ और इस बात को मैं मानता हूँ। सिर्फ ये इदारों की बात थी कि जो इदारे चलाए जा रहे हैं, जो चल रहे हैं, जो 5 इदारे जिनका मैंने जिक्र किया कि 3 महीने से एक मुसलसल जश्न जारी है उर्दू का, वो सभी इदारे देखिए। मैंने केवल धीर का कहा, उसके बाद संजीव सराफ की बात की, फरद भाई वहां बैठे हुए हैं। फिर 21 मार्च का मुझे याद है डेट, माधव भाई बैठे हुए हैं, इनका मुशायरा हुआ, 50वां मुशायरा, देखिए एक पूरी रवायत है। उसके बाद 3 और 4 अप्रैल कामना जी का हुआ, 29 से ये चल रहा है। और इसमें 5 में आप देखें तो किसी भी कहीं उर्दू एकेडमी का किसको सपोर्ट मिला है आप सब समझ सकते हैं, या उर्दू का कोई भी एनसीपी और किसी ने किसको किया। मेरा कहने का सिर्फ ताल्लुक ये था कि जो है जितने भी उर्दू इदारे हैं अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, और इस तरह से ये लोग, इनको करना चाहिए। इससे हिंदू और मुसलमान उर्दू के बगैर हम रह ही नहीं सकते हैं, कैसे हो सकता है ये? तो ये कहना कि नहीं, ये इस दूसरी बात रही, इससे फलक का दिन पहले हम लोग तमाशा क्यों करें? बिल्कुल जी, बिल्कुल, और होनी चाहिए थी। हो सकता है कि वो थोड़ा कम्युनिकेट नहीं हो पाया प्रॉपर्ली, तो इस वजह से वो दूसरी तरफ चला गया। लेकिन नॉन मुस्लिम से मेरी मुराद जो इदारे काम कर रहे हैं। अब फरद भाई ने कहा कि शंकर शाह में थोड़ा डिटेरिएशन आया, ऐसा कुछ नहीं, मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। फरद भाई बिल्कुल सही थे, हालांकि कर तो मेरे हक की बात रहे थे, लेकिन अब क्या करें, मजबूरियां भी हैं। लेकिन सही बात यह है कि देखिए, जब कोई बड़ा जलसा होता है, एक लंबा वक्फा निकलता है, एक लंबी तवील वो होती है, तो उसमें बहुत सी चीजें शामिल होती हैं, बहुत से लोग जुड़ते हैं, बहुत से लोग। यही शंकर साहब है, इसमें बहुत से हमने जिसकी मिसाल अभी भी दी जाती है, पहले भी दी जाती थी, सभी लोगों ने शिरकत की। सभी कोई ऐसा शायर नहीं होगा जिसने स्टेज से नहीं की। जश्न बहार में पिछले 17 साल से कोई ऐसा शायर बड़ा नाम नहीं होगा, ना सिर्फ पाकिस्तान से, बाकी और भी कई दूसरे ममालिक से। तो सभी ने शिरकत की और सभी ने अच्छे वो की। तब उस समय एक सिलसिले में जब कोई आएगा, उसको कोई सक्सीड करेगा, दूसरे लोग आएंगे, हर लोग आएंगे, हर तरह के लोग आएंगे। अब मुशायरेबाज शायर तो रहेंगे, देखिए वो नहीं रहेंगे। तो मैंने पहले भी कहा कि उर्दू मैंने सिर्फ इसलिए कहा था कि जो तमाशबीन लोग हैं, जो मजमा लगा देते हैं बाहर जाकर के, मेलों में शायरी कर रहे हैं, इस तरह की वो शायरी कर रहे हैं, जो कहते रहते हैं कि नहीं उर्दू जो है, मैं नाम लेकर के कह सकता हूँ, जौहर खानपुरी जैसे लोग। तब वहां से ये नॉन मुस्लिम बात है कि सिर्फ ऐसी जबान नहीं है। आप ये इदारे देखिए कि ये इदारे कितने काम कर रहे हैं, ये इदारे किस तरह से काम कर रहे हैं। मेरी मुराद यहाँ से थी। बहरहाल हमारे लिए आपको कसीदा सिर्फ पढ़ना था, हमें इस टॉपिक पे जी वो भी ठीक था मैम, ऐसी बात नहीं इत्तेफाक आप सभी से है। नहीं अब मौजूद जरूर भटक वो मौजूद इधर भटका नहीं, हम वापस बहुत जरूरी हाँ बहुत ये अभी से गैर जरूरी नहीं भाई, कैसे इसको हम अलग कर सकते। तो ये सब चीजें हैं। खैर इस पर हम गौर करेंगे, इस पर कि जो है ये सब चीजें ये फिर से नॉन मुस्लिम लफ्ज ना है। अगर इस मुस्लिम पर इस पर है एतराज है, और अगर ये भी बात है तो फिर हम अस्सलाम वालेकुम ना कहें। सुबह बताया था डिस्कशन हम भी समझे, आपस में डिस्कशन होगा। डिस्कशन होगा तो कई बातें निकलेंगी, कई बातें क्लैरिफाई होंगी। नहीं उसमें तो पता नहीं कैसे कन्वर्सेशन नहीं था। शायर एक ऐसा चीज है जो लिखते हैं, वो ऐसी चीज है जो पंछी और हवा है, वो कहीं पर भी चले जा सकते हैं जी। उनकी भी कोई सरहदें, कोई कुछ नहीं। तो हम पंछी हैं कि हवा है? बहुत शुक्रिया हाज़रीन। तकरीबन 10 मिनट का वक्त लगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का। कामना मैम, रचंदा साहिबा, फरज साहब, ललित, आप सभी का शुक्रिया। 10 मिनट का वक्त लेंगे।
हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली में मुनक्किद जश्न अदब के इस 4th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल को जश्न पीरजादा कासिम के उन्वान से भी मनाया गया। जनाब पीरजादा कासिम साहब पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता शायर हैं। इस शानदार पोइट्री फेस्टिवल में अपनी निजामत के जौहर दिखाए जश्न अदब के सेक्रेटरी जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब ने। जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब अपनी खिदमत से जश्न अदब को महका रहे हैं। जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब एक खूबसूरत शायर और एक IT प्रोफेशनल भी हैं। जश्न अदब ने साल 2012 का शान हिंदी अवार्ड बॉलीवुड के मशहूर गीतकार और शायर जनाब गोपाल दास नीरज साहब के नाम किया था, लेकिन खराब सेहत की वजह से वो उस वक्त अवार्ड लेने के लिए मौजूद नहीं थे। तो इस 4th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल में उन्हें साल 2012 का शान हिंदी अवार्ड दिया गया। जश्न अदब ने पासबाने अदब 2015 अवार्ड मोहतरमा कामना प्रसाद साहिबा को उनकी उर्दू खिदमात के लिए दिया। मोहतरमा कामना प्रसाद साहिबा जश्न बहार ट्रस्ट की फाउंडर हैं और दिल्ली के अदबी हलकों में अपनी अलग पहचान रखती हैं। वहीं दूसरी ओर जश्न अदब ने शान हिंदी 2015 अवार्ड हिंदी के जाने माने कवि, अदीब, सियासी और समाजी शख्सियत जनाब उदय प्रताप सिंह साहब को उनकी हिंदी खिदमात के लिए दिया। जश्न अदब ने शान उर्दू 2015 अवार्ड और जश्न अदब 2015 अवार्ड जो 1 लाख रुपए का है पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब पीरजादा कासिम साहब को उनकी उर्दू खिदमात के लिए दिया। जश्न अदब के प्रेसिडेंट हैं मुंबई के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस और शायर जनाब कैसर खालिद साहब। जश्न अदब के वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब डॉक्टर अजय शर्मा साहब और जश्न अदब के सेक्रेटरी हैं खूबसूरत शायर और IT प्रोफेशनल जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब। ये सभी हजरात उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो जश्न अदब को अपना सपोर्ट दे रहे हैं। जश्न अदब ने जहां एक और 3 मई 2015 को इस शानदार इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया, तो दूसरी ओर 30 अप्रैल 2015 को मुख्तलिफ मौजूआत पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, जिसमें नई आवाज नए अंदाज के जरिए नए लिखने वाले नौजवान शायर और शायरात को प्रमोट किया जो शायरी की दुनिया में कदम रख रहे हैं। इसके अलावा रोल ऑफ नॉन मुस्लिम इन प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ब्यूरोक्रेसी इन सर्विस ऑफ लिटरेचर, प्रोमिसेस एंड प्रोस्पेक्ट्स, अदब और सियासत, लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स, रोल ऑफ राइटर्स, पोइट्स एंड क्रिटिक्स इन बैलेंसिंग द सोसाइटी और रोल ऑफ जर्नलिज्म इन बैलेंसिंग द सोसाइटी जैसे मौजूआत पर डिबेट और डिस्कशन ऑर्गेनाइज किए। तो ये था जश्न अदब का 4th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छा लगा होगा। जश्न अदब वाकई अदब या साहित्य की खिदमत कर रहा है। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका मानना यह है कि अदब या साहित्य दम तोड़ रहा है, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि कम से कम जश्न अदब के इन प्रोग्रामों को अटेंड करें या इंटरनेट पर देखें और वो फिर अपनी राय मुझे बताएं। ये प्रोग्राम का एक वीडियो नहीं है। अगर आप पूरा प्रोग्राम या पूरा पोइट्री फेस्टिवल देखना चाहते हैं तो फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। पता है www.mushairalive.com। जी हाँ, www.mushairalive.com पर आप लेटेस्ट मुशायरे देख सकते हैं, साथ ही ऑनलाइन मुशायरा भी सुन सकते हैं। जी हाँ, अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। पता है www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। फेसबुक का पता फिर से हम बताते हैं www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के कल्चरल प्रोग्राम, मुशायरे, कवि सम्मेलन इंटरनेट की दुनिया में पहुंचे तो फिर हमारी टीम्स को बुलाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 09997640286। जी हाँ, मोबाइल नंबर एक बार फिर आपको बताता हूं 09997640286। फिर किसी शहर से किसी और
प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए।